हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज 17 में। हम लोगों ने लास्ट सीरीज में अब तक 240 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है आज की जो सीरीज है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 241 से शुरू होगी और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 को प्रभावित किया था? विक की विचारधारा दर्शन है, उपयोगितावाद का दर्शन है, प्रणयवाद का दर्शन है या वाणिज्यवाद का दर्शन है? तो अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन 2018 में यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम में पूछा था। अब ज्यादातर जो लोग होंगे वो इसमें वाणिज्यवाद को ही टिक मार करके आएंगे, परंतु ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा है वो? स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, बात स्थायी बंदोबस्त की बात की जा रही है। अगर आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अभी किस चीज से प्रभावित था या फिर किस चीज से प्रभावित होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको भारत में शुरू किया था? तो ध्यान समझिएगा। ब्रिटेन की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर एक सिद्धांत है जिसको बोला जाता है विक का सिद्धांत। क्या बोला जाता है बेटा? विक सिद्धांत या फिर विक की विचारधारा बोली जाती है। विक की विचारधारा ये कहती है कि जैसे किसी भी शासन की अगर आप बात करते हैं तो उसे निरंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर किसी ना किसी प्रकार का अंकुश होना जरूरी है। अब अंकुश कैसे होगा? अगर एक ही व्यक्ति रहेगा जो कि हर प्रकार के जितने भी निर्णय होगा उसके हाथ में रहेगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। अब जैसे अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में अपनी एक कार्यपालिका है। अगर वहीं पर आप बात करते हो तो भारत की अपनी न्याय पालिका है। ठीक है बात। और भारत की वहीं पर अगर आप बात करते हो तो विधायिका भी है। तो अगर आप कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका की अगर आप बात करते हैं तो कार्यपालिका को क्या बोला जाता है बेटा? अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। न्यायपालिका की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है? आपकी जुडिशरी है। और विधायिका की बात करते हैं तो आपका लेजिस्लेचर कार्य कहलाता है। तो केंद्र में अपना है और अगर आप बात करते हो तो इस हर राज्य में अपना होता है। अब इनका काम क्या होता है? जैसे विधायिका का अगर आप बात करेंगे तो विधायिका का काम क्या होता है? किसी भी विधि का निर्माण करना। वहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं? वहां पर सबके समर्थन से विधि का निर्माण करते हैं। अब जो विधि बनी है उसको लागू करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। अब जो विधि बनी है वो न्याय संगत है कि नहीं है, उसको आगे बढ़ाया जाए या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो काम करती है न्यायपालिका। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चेक एंड बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से कोई भी सरकार होगी तो वो निरंकुश नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगा रहेगा। और अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका होती है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्यपालिका है और ये जो न्यायपालिका है, इसके कार्यों को पृथक करने की बात, अलग अलग करने की बात। और अलग अलग करने से क्या होगा? एक अंकुश लगा रहेगा उनके शासन पर। और यही विचारधारा है विक की विचारधारा। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के भारत पर जो निरंकुश पक्ष थे उसको त्याग कर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण करने के लिए यह स्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 में, जो कि आपके राजस्व से जुड़ा हुआ था। और राजस्व से जुड़े होने की वजह से वहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के अधिकार क्या थे? अलग अलग हुए थे। तो किससे प्रभावित था बाबू? ये विक की विचारधारा से प्रभावित था। समझ में आ गई बात? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? लॉर्ड मयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही जवाब है वो है आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है बात, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, अब लॉर्ड कर्जन की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड एलिगन के पश्चात 1899 में लॉर्ड कर्जन का भारत में एज ए वायसराय कार्य शुरू होता है। ठीक है बात। अब सुनिए, अब 1902 की अगर आप बात करते हैं तो 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, क्या नाम था उनका? एंड्रयू एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में उन्होंने एक पुलिस आयोग का गठन किया था। और इस पुलिस आयोग ने क्या कहा? उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बताया कि यहाँ पर जो अभी पुलिस जो कार्य कर रही है, स्थानीय पुलिस है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, असक्षम हो चुकी है और किसी तरह से कार्य करने के लायक नहीं है। अब इसको सक्षम बनाने के लिए पहले उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके वेतन में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो थी एंड्रयू फ्रेजर की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। समझ में आ गई बात? तो 1902 में इन्होंने इसको मतलब इसका निर्माण किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है बात। अच्छा, कुछ और काम है जैसे
अगर आप बात करते हैं तो टॉमस रैले, जो टॉमस रैले हैं, थॉमस रैले की अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था 1902 में ही। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था। और जब ये भारत में आए थे 1899 में, तो उस समय एक भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो उस अकाल के लिए इन्होंने एक अकाल आयोग का भी गठन किया था लॉर्ड कर्जन के समय ही। 1899 से 90 के बीच में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। इसके अध्यक्षता में एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग का भी गठन किया था। इसको भी दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243। किस वर्ष में पश्चिमी तटीय पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत में से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1687 में। कब हुआ था बेटा? 1687 में इसको स्थानांतरित किया गया था। कहां से? सूरत से बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन थी? कासिम बाजार, चटगांव, हुगली, मुर्शिदाबाद। तो सबसे कलकत्ता की जब तक स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले जो सबसे आपकी प्रमुख बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती जो थी, वो थी आपकी हुगली। कौन सी थी बाबू? हुगली थी। इसको भी दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा। ठीक है बात, ये 2018 में भी आया और पीजीटी के 2005 में भी ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने कब स्थापित की थी? 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, 1861 में लॉर्ड एलिगन के द्वारा, 1879 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मेडिवल हिस्ट्री 2018 में ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है बेटा, इसका सही जवाब है 1879 में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब ये क्या होता? लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल अगर आप देखोगे तो ये भारत में चलता है 1876 से लेकर के 1880 तक। 1876 से लेकर के 1880 तक ये चलता है। ये बहुत ही विद्वान थे और विद्वता के कारण इनको ओवन मेरेडिथ की भी उपाधि दी जाती है। ठीक है बात, ये तो ज्यादा आपको याद नहीं करना। हाँ, इनके किए हुए जो कार्य हैं उनको दिमाग में रखे रहिएगा। तो पहली चीज आपको ये हो गया, वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? लॉर्ड लिटन था। अब ये क्या है अभी मैं समझाता हूँ। तो पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनके समय में एक एक्ट आता है जिसको कहा जाता है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस अधिनियम आता है। ठीक है बात, और इसके द्वारा क्या करता है? ये क्या करता है, जो उस समय की क्षेत्रीय भाषा में जो समाचार पत्र चल रहे थे तो उस पर ये रोक लगा देता है, उसको प्रतिबंधित कर देता है। 1878 में आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और जो क्षेत्रीय भाषा में जो भी आपके चल रहे थे उस समय के समाचार पत्र, उसको वो प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है बात। और दूसरा काम इनके द्वारा क्या किया जाता है कि भारतीय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। भारतीयों के लिए प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है बात। दूसरी चीज, अब ये जो परीक्षा की आयु थी, जो सिविल सेवा परीक्षा की आयु थी, उसको 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया गया था। 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सारे काम जो थे वो इनके समय में हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछता है, और सिविल सेवा में जो परीक्षा की आयु थी उसको 21 से 19 वर्ष किसने किया था? वो भी लॉर्ड लिटन के ही समय हुआ था। इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है भारत में वो 1876 से लेकर के आपका 1880 तक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में क्या है? मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड को क्या कहा जाता था? अब शाही नियंत्रण में जो भूमि आती थी उसे कहा जाता था खालसा। उसे क्या कहा जाता था बेटा? खालसा। जिस पर जो राजा था, जो सल्तनत थी या फिर जो केंद्र में हुआ करते थे, उनका अधिकार होता था, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। जब्ती क्या होता है बेटा? राजस्व वसूलने का एक तरीका है। राजस्व वसूलने का तरीका जब्ती कहलाता है। फिर मदद ए मौश क्या होता है? ये सरकारी अनुदान होता है। सरकारी ग्रांट, जिसको आप गवर्नमेंट ग्रांट कह सकते हो, सरकारी अनुदान होता है, उसको मदद ए मौश कहा जाता है। इजारा क्या होता है? इसको ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं बेटा। इजारा मतलब क्या हो गया? ठेकेदारी व्यवस्था है ये। ठीक है बात। तो जो आपके शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड थे उसे क्या कहा जाता था? उसको खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 247। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? इब्न बतूता, किताबुल रहला, जियाउद्दीन बनी तबाकत नसीरी, अबुल फजल मुंतखाब उत तारिक,
दारा शिकोह शाहजहां ना। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, इब्न बतूता, जिन्होंने लिखा हुआ किताबुल रहला। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आते हैं और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी इब्न बतूता के बारे में। वहीं पर तबाकत नासिरी की अगर आप बात करते हैं तो इसके रचनाकार जो हैं वो मिनहाज उस सिराज हैं, मिनहाज उस सिराज हैं। वहीं मुंतखब त्वारिक की अगर आप बात करते हो तो इसके जो रचनाकार हैं वो बदायूनी हैं, बदायूनी हैं। ठीक है। वहीं पर शाहजहां नामा की अगर आप बात करते हो तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं इनायत खान, इनायत खान, वो जो है इसके रचनाकार हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, आमिर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? रबाब है, सरोद है, सितार है या वीणा है? तो देखिए, अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं तो ये जो है ये संगीत के भी ज्ञानी थे, जैसे लेखक भी थे, कवि भी थे। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हिस्टोरियन भी थे, प्लस उसके साथ साथ ये वाद्य यंत्र को भी बजाया करते थे। तो आमिर खुसरो ने सितार का निर्माण किया है। ठीक है, सितार का निर्माण किया है, तबला, तबला का निर्माण किया है और सारंगी, सारंगी। ये तीन चीजों के निर्माण का श्रेय जो होता है, वाद्य यंत्र का श्रेय दिया जाता है, वो आमिर खुसरो को दिया है। सितार हो गया, तबला हो गया और आपका सारंगी हो गया। इन सब के जो निर्माणकार हैं वो कौन है बेटा? आमिर खुसरो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249, दिल्ली में लोधी सुल्तान कौन थे? अफगान थे, तुर्क थे, मंगोल थे कि उज़्बेक थे? तो देखो, अगर आप सुल्तान की बात करते हो तो ये जो लोधी वंश था वो भारत का पहला पहला अफगान वंश था, पहला प्रथम अफगान वंश था ये, प्रथम अफगान वंश था। इससे पहले जो चल रहे थे वो आपके तुर्क थे, तो तुर्कों के जो आपके शासन थे उसको खत्म करके इसने प्रथम अफगान वंश की स्थापना की थी, आपके बहलूल लोदी ने। ये अफगान था। ठीक है, प्रथम अफगान। तो दूसरा अफगान कौन सा था? दूसरा अफगान अगर आप बात करते हैं तो 1540 में उसकी स्थापना होती है भारत में, और वो कहलाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा होता है, जिसे कहा जाता है सूरवंश, सूरवंश। ये दूसरा आपका अफगान वंश था, दूसरा अफगान वंश, सूरवंश, दूसरा अफगान वंश, अफगान वंश था। ठीक है बात। तो ये कौन थे? दिल्ली के लोधी सुल्तान क्या थे? आपके अफगान हुआ करते थे। ठीक है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा है कि अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहब महाजन बहुत धनी हो गए थे? तो ये जो लाइन है ये है शम्स सिराज अफीफ की, शम्स सिराज अफीफ की। इनकी किताब है तारीख फिरोजशाही, उन्होंने इसमें बताया है, तारीख ए फिरोज शाही में उन्होंने ये बताया है कि जो अमीर हुआ करते थे, अमीरों को उनके दाव के एवज में ऋण दे करके व्यापारी और साहा जो महाजन होते थे वो बहुत ज्यादा धनी हो जाते थे। ठीक है बात। ये सारी चीजें ये शम्स सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही में इसको लिखा है। ठीक है। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है आपका मॉडर्न, आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री यहाँ पर समाप्त है। फिर उसके बाद आपका ये शुरू हो जाता है आपका एंशियंट हिस्ट्री। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब की सीढ़ियां थी। अब देखिए, तो मोहनजोदड़ो में आपको विशाल स्नानागार मिला है, उसमें दो सीढ़ियां मिली हैं, एक मिली है उत्तर की तरफ और एक मिली है दक्षिण की तरफ। ठीक है बात। एक मिली है उत्तर की तरफ और एक मिली है आपके दक्षिण की तरफ, ये दो सीढ़ियां थी। तो उत्तर पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में। ठीक है बात। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 1 और 2 हो गया। ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हो या फिर लंबाई की बात करते हो तो नॉर्थ साउथ में अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो ये लगभग आपकी 33 मीटर की होती है, और अगर इसकी चौड़ाई की अगर आप बात करते हैं तो ये लगभग 55 मीटर है। ठीक है बात। उल्टा हो गया, ये 55 मीटर इसकी क्या है बेटा? इस 55 मीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की अगर आप बात करते हो तो ये 33 मीटर है। ठीक है, इसको दिमाग में आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, परंतु आपको दिमाग में क्या रखना है? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब इसकी सीढ़ियां किस तरफ होती थी? उत्तर और दक्षिण में होती थी। इसके किनारे छोटे छोटे आपको कमरे मिल जाते हैं, जिसको आप चेंजिंग रूम भी कह सकते हो। ठीक है बात। ये यूपी पीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री 2002 में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 252, हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचला नगर के भी घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं बेटा कालीबंगा से। ये कहां से मिले बेटा? कालीबंगा से। अब देखो, जो भी आपके हड़प्पा नगर होते थे वो आपके दो तरह से डिवाइड होते थे। ऊपर वाले को कहा जाता था दुर्ग या फिर सिटेडल। ठीक है बात। और नीचे वाला जो होता था उसको बोला जाता था आमनगर, आमनगर। तो ज्यादातर जो भी क्षेत्र थे, जो भी आपके बड़े क्षेत्र थे, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ रक्षा प्राचीर जो थी, या फिर आप कह सकते हो एक सिक्योरिटी वॉल जो कह सकते हो, वो घिरा हुआ था दुर्ग में। परंतु वहीं पर अगर आप कालीबंगा की बात करते हो तो वहां तो दुर्ग तो घिरा ही घिरा था, साथ ही साथ जो आमनगर था वो भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मिलता है। समझ में आगे बात। तो ये कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे। कई बार मैं इसे बता चुका हूँ कालीबंगा कहाँ पर है। ठीक है बात। जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। क्वेश्चन नंबर 253, सैंधव सभ्यता के से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थकल
पुरास्थल किस नदी किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु, सिंधु व उसकी सहायक नदियां, सरस्वती, झेलम या फिर यमुना नदी। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब कई लोग जो है इसको टिक मारेंगे क्योंकि इसका नाम क्या मिलता है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि सिंधु नदी के किनारे या सिंधु की सहायक नदी किनारे, ऑप्शन बी मार के चले आएंगे, परंतु जब शुरुआत में उत्खनन हुआ था तब ये सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। परंतु अगर आप नवीनतम खोजों की बात करेंगे तो सर्वाधिक स्थल जो है वो आपकी सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, जिसको आप हाखरा नदी कहते हो। हाखरा नदी के किनारे सर्वाधिक स्थल को प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके बीबीलाल साहब और उनके द्वारा उत्खनन करवाया गया था। दर्जन से ज्यादा यहाँ पर पुरास्थल प्राप्त हुए हैं सरस्वती नदी के किनारे। शुरुआत में अगर इस सभ्यता की बात करेंगे तो इनका जो उत्खनन क्षेत्र था वो आपके सिंधु नदी के इर्द गिर्द होता था, पर तब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। परंतु आज की अगर डेट की बात करेंगे तो इस समय सर्वाधिक स्थल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हो चुके हैं। इसको याद रखिएगा, नाम है सिंधु नदी किनारे। इसी वजह से बहुत सारे आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो इस पर विवाद करते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ना होकर के सरस्वती हाखरा सभ्यता भी इसको कहा जाना चाहिए। ठीक है बात, क्योंकि जो स्थल मिले हैं वो सर्वाधिक आपके सरस्वती और हाखरा नदी किनारे आपको मिले हैं। ठीक है बात, तो दोनों में विवाद होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन जो होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली साइट जो थी वो हड़प्पा ही थी, जिसका उत्खनन करवाया गया था 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 254। चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो ये प्राप्त हुए बेटा गुजरात में। अगर गुजरात की बात करते हो तो गुजरात में एक जगह है लोथल, गुजरात में एक जगह है लोथल, लोथल से धान मिला है। लोथल से क्या मिला है बेटा? धान मिला है। वहीं पर रंगपुर की अगर आप बात करते हो तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। तो अगर जगह पूछेगा तब भी आपको पता चल गया, और वहीं पर अगर आपसे पूछता है कि किस क्षेत्र में मिले हुए हैं तो आप वो भी बता सकते हो, गुजरात में मिले हुए हैं। जगह पूछेगा तो लोथल या फिर रंगपुर से आप चले जाएगा। ये यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? सर जॉन मार्शल, सर मॉर्टिमर व्हीलर, सर आरएल स्टीन या फिर एमएस वत्स? तो अब देखो बाबू, सबसे पहली बार अगर ये पिछले सीरीज में मैंने लोगों को करवाया था, बाह्य आक्रमण का जो सबसे पहली बार प्रमाण दिया गया था वो गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा किया था 1934 में। गॉर्डन चाइल्ड ने सबसे पहली बार बताया कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कारण जो है वो बाह्य आक्रमण है। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने बताया था, और इसको समर्थन दिया था आपके मॉर्टिमर व्हीलर ने। किससे दिया था बेटा? मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। अब मोहनजोदड़ो के जब अवशेष प्राप्त हुए थे, जब उसके रखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था, उसके बाद इस पर जब अध्ययन हुआ तो ये मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो कहे कि यहाँ पर किसी ना किसी, जब ये सभ्यता का अंत हो रहा था 1500 के आसपास, यहाँ पर कोई ना कोई बाहरी लोग आए थे, जिसको आप आर्यंस बोल सकते हो, वो आए थे और इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया था। क्यों? मोहनजोदारो को बोला जाता है मृतकों का टीला, और वहां पर जो आपके कंकाल मिले हैं वो इधर उधर फैले हुए मिले। समझ में आ गई बात? ठीक है बात, फैले हुए मिले। अब इस तरह से फैले हुए मिलने का कारण क्या हो सकता है? इस तरह से फैले हुए मिलने का कारण ये हो सकता है कि कहीं युद्ध हुआ होगा और वहीं मार करके गिर गए थे और समय के साथ साथ वो वहीं पर गल गए। समझ आए? तो वहां पर कंकाल आपके प्राप्त हुए हैं। अब हुआ क्या? अब ध्यान से देखिए, अब जब ऋग्वेद का अध्ययन होना शुरू हुआ था तो उसमें इंद्र को बोला गया है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। तो जो आपका दुर्ग था, दुर्ग क्या होता है बेटा? सिटेडल हुआ करता था। दुर्ग मतलब सिटेडल, तो सिटेडल को तोड़ने वाला कौन हो गया बेटा? इंद्र हो गया। तो इंद्र को हड़प्पा संस्कृति के विघटन का कारक किसने माना है? मॉर्टिमर व्हीलर ने बोला है कि इंद्र के कारण जो है वो ये जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी। वो इंद्र जो थे उन्हीं को पुरंदर के नाम से ऋग्वेद में बोला गया है। समझ में आ गई बात? तो दोनों को लिंक कर दिया मॉर्टिमर व्हीलर ने, और किसी तरीके से भारत की जो भी सभ्यता थी उसको अल्टर करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना, जिससे उनके अंदर की कभी भी शांति की भावना हमारे अंदर नहीं रही है, हम हमेशा इस तरह की चीजों में शामिल रहे हैं, ये दिखाना वो चाहते थे कि जिससे इनके जो साम्राज्य है उनको पूरी तरीके से हम अधिकार दे दें कि हमें सभ्य बनाने के लिए ये लोग भारत में आए हैं और हमें सभ्य बनाने ये आएंगे। तो हमारी चीजों को इन्होंने अल्टर करके, इन्होंने चेंज करके, इनमें परिवर्तन ला करके हमारे सामने प्रस्तुत किया था। समझ में आया? तो अलग अलग हिस्टोरियन का ये मानना है। तो हम तो बस क्वेश्चन के हिसाब जाएंगे, ये यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री 2003 का क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? चलिए, आज ये लास्ट क्वेश्चन था आज का ये। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर सीरीज ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, जिससे इसमें थोड़ा-सा एंगेजमेंट बढ़े और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी ज़रूर करें। और जल्दी ही आपकी स्टैटिक जीके का दूसरा भी जो बायोस्फीयर रिजर्व मैंने करवा ही दिया है, स्टैटिक जीके का जो दूसरा आपका टॉपिक है वो भी मैं लेकर के आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बात? तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।